इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट टू वन अनदर। ठीक है, यानी न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट जितने भी मास बॉडीज़ हैं, अर्थ है या सन है या कोई और प्लेनेट है या सैटेलाइट है या कोई और बॉडी है छोटी मोटी, जैसे हम स्वयं, तो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने एक लॉ बताया कि अगर दो बॉडी हैं जिनके मास m1 और m2 हैं और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों ही बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। Force will be directly proportional to the product of masses of both the body and inversely proportional to the square of the distance between them. तो F is equal to G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। G क्या है यहाँ पर, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी निकालने की एक विधि है, ठीक है, किसी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो भाई ये यूनिवर्स में दो बॉडीज़ हैं। तो अगर अक्सर हम देखते हैं कि यूनिवर्स में तो बहुत बॉडी हैं, अर्थ पे ही बहुत सारी बॉडीज़ हैं। अच्छा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दो बॉडी एक साथ रखी हैं हमने। जैसे मेरे पास ये एक डस्टर है और ये एक मार्कर है, तो इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन, बल्कि ये तो दूर को भाग रहा है, इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है ना। अभी हमने लॉ बताया कि दो बॉडीज होती हैं और भाई वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन ये दो बॉडी, हमें ऐसा फील नहीं होता कि ये अट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता, ये हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है? इसका कारण है हमारी अर्थ के द्वारा हमारे हम पे लगा हुआ एक फोर्स, ठीक है भाई। ये हमने पहले ही बता दिया कि ये जो फोर्स होता है, देखो ये m1 बॉडी है, ये m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और m2 बॉडी m1 को। तो जिसमें ज़्यादा मास होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो जैसे ये मैंने मान लिया ये अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ का है, ये अर्थ की रेडियस सेंटर है और यहाँ हम हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो हम पॉइंट से भी छोटे हैं ना, तो यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कोई और बॉडी भी हो सकती है, ये पॉइंट। अब जो चूँकि अर्थ भी यूनिवर्स में है और ये दोनों बॉडी भी यूनिवर्स में है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। बोलो, ये इसको अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। इनका भी अपना फोर्स होगा, F1 F2 कुछ होगा। और साथ में देखें ज़रा, ये अर्थ है ना, ये इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अगर अर्थ तो इनके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, तो अर्थ तो इनको बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगी। तो अर्थ का जो फोर्स वेक्टर होगा वो तो बहुत बड़ा होगा। तो अर्थ इन वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में अर्थ का जो वेक्टर होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये जो मैंने वेक्टर्स बनाए हैं इससे भी बहुत बड़ा वेक्टर होगा। तो हमने पढ़ा था कि भाई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट किसकी तरफ लाई करेगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी रिजल्टेंट कुछ ऐसे लाई करेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो इसकी वैल्यू, इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू इसकी तरफ लाई करेगी। इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दूँ तो ये रिजल्टेंट फिर और इधर इसकी साइड हो जाएगा। तो जब ये जो वेक्टर है बड़ा होता गया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया अगर ये वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इसी की तरफ हो जाएगा। ये नेग्लिजिबल हो जाता है उस कंडीशन में। तो इनके साथ, इन दोनों बॉडीज़ के आपस के फोर्स के साथ यही हुआ कि ये तो इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको, लेकिन इन दोनों के अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। यानी अर्थ का जो ये अट्रैक्शन का वेक्टर है ना फोर्स का, ये इनके रेस्पेक्ट में, इन वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर इसका और इस वेक्टर का मैं रिजल्टेंट लूँ तो रिजल्टेंट ओबियसली इसी की तरफ आने वाला है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें देखो ये वेक्टर बहुत छोटा है
और ये वेक्टर बहुत बड़ा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो ऑब्वियसली वो इसी की साइड ही आने वाला है। तो ओवरऑल हम देखें कि कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं अर्थ सरफेस पे, उनके बीच में फोर्स लगता है लेकिन वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अर्थ भी है ना, अर्थ भी हमारे साथ, जैसे हम यूनिवर्स में हैं अर्थ भी यूनिवर्स में है, और अर्थ भी जैसे आपस में ये दोनों एक्टिव हैं फोर्स के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए, इसी तरह से ये दोनों बॉडी अलग अलग अर्थ के लिए भी हैं। ठीक है, तो अर्थ भी खींच रही है इनको। ओके, तो अर्थ का जो फोर्स है वो काउंटेबल है, ये नेग्लिजिबल है। दोनों पॉइंट्स का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल। अगर इनका जो फोर्स है वो हम देखें, काउंट करना चाहें तो हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर अर्थ नेग्लिजिबल है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम स्पेस में हम काउंट कर सकते हैं, और उन देख सकते हैं जितना मास होगा, और जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे इन बॉडीज़ का फोर्स भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। तो उसी रेशो के अकॉर्डिंग हम स्पेस में अगर जाएं तो हम किसी भी 2 पॉइंट्स मास के लिए हम फोर्स को काउंट कर सकते हैं, और उसी फोर्स और इस प्रोडक्ट के रेशो को देखेंगे तो वहाँ से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फॉल और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इसके साथ रिलेशन। थैंक यू।